दोस्तों नमस्कार। हर्षकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे थे। अपने दो वीडियो में इनके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। अब आगे जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबका सहयोग लगातार इसी प्रकार बना रहे, मैं ऊपर वाले से यही गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ। एक बार पुनः आपसे मेरा निवेदन रहेगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और जहाँ तक हो सके अधिकतम लोगों से सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। तो शुरू करते हैं। आज जो तीसरा पोर्शन है यानी हर्षकालीन साहित्य के बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो आज टॉपिक रहेगा हर्षकालीन साहित्य। यद्यपि कुछ टॉपिक इसमें अपने पढ़ चुके थे, लेकिन आज जो बचा हुआ टॉपिक है उसमें से एक रहेगा हर्षकालीन साहित्य। आर.एस. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कन्नौज में हर्ष को एक उच्च कोटि का साहित्यकार बताया है। ये अपने पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कौन है लेखक? आर.एस. त्रिपाठी। आप पुस्तक का नाम क्या? हिस्ट्री ऑफ कन्नौज। आर.एस. त्रिपाठी की पुस्तक का नाम भी पूछ सकते हैं, या हिस्ट्री ऑफ कन्नौज के लेखक का नाम भी पूछ सकते हैं, याद कर लेना। और किस काल से संबंधित है? तो हर्षकालीन ये साहित्य है, हिस्ट्री ऑफ कन्नौज। हर्ष ने संस्कृत भाषा में 3 नाटकों की रचना की। इसका मतलब हर्ष स्वयं भी क्या था? एक रचनाकार था। जिनके नाटक कौन कौन से जो नाटक है जिसके बारे में अपने पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रियदर्शी का नाटक। इस नाटक के 4 अंक बताए थे। इसका मुख्य विषय वत्स के राजा उदयन और अंग की राजकुमारी प्रियदर्शिका के प्रेम कथा है। प्रियदर्शिका एक नाटक है जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, जिसका 4 अंकों में विभाजन किया गया है। और इसमें जो मुख्य विषय है, वत्स का राजा था उदयन और अंग नरेश की राजकुमारी थी प्रियदर्शिका। इन दोनों के प्रेम कथा का वर्णन है। दूसरी रचना है रत्नावली। रत्नावली में भी 4 अंक में विभाजित है। इसमें भी वत्स का नरेश जो उदयन था, वही वत्स का राजा उदयन, तथा श्रीलंका की राजकुमारी थी रत्नावली। इनकी प्रेम कथा का सुंदर वर्णन है। यानी प्रियदर्शिका और रत्नावली दोनों ही राजा उदयन जो कि वत्स के राजा थे संबंधित हैं। और प्रियदर्शिका में तो अंग की राजकुमारी थी प्रियदर्शिका, और रत्नावली में श्रीलंका की राजकुमारी थी रत्नावली। इनकी प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया, ये मुख्य विषय इसका। अब आता है अगली रचना। अगली रचना का नाम क्या है? अगली रचना का नाम है नागानंद। नाम से पता, नाग यानी सर्प से संबंधित होगा। इस नाटक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। इसमें 5 अंक है, यानी जो पहले दो नाटक थे उनमें तो 4 अंक थे। 4 अंक मतलब 4 पार्ट थे, और नागानंद के कितने पार्ट है? 5। ये बौद्ध धर्म का प्रभाव है। नागानंद नाटक में जिमूत नामक वाहन थे। विद्याधर राजकुमार द्वारा सर्प की रक्षा के लिए प्राणों के उत्सर्ग की कहानी का विस्तृत वर्णन है। कौन कर रहा है? विद्याधर राजकुमार। ये सर्प के लिए अपने प्राणों की बलि दे देता है। ठीक है, इसका वर्णन है। हर्षकालीन प्रमुख विद्वान और साहित्यकार। हर्ष स्वयं तो विद्वान था ही, इसके अलावा उसके अनेक दरबारी कवि भी थे, उनका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो हर्षकालीन प्रमुख विद्वान और साहित्यकार कौन कौन से थे? हर्षवर्धन साहित्य और कला का उदार संरक्षक था। वेनसांग से हमें जानकारी मिलती है कि हर्ष अपने राजस्व का 1/4 भाग विद्वानों को दान देता था। यानी साहित्य में उसकी कितनी रुचि थी ये प्रदर्शित करती है कि उन्होंने अपने जो भी राजस्व था, जो भी इनकम थी, रेवेन्यू जो भी उनका कलेक्ट होता था, उसका लगभग 25% यानी 1/4 भाग केवल विद्वानों पर खर्च कर देता था। कौन कौन से विद्वान थे? बाणभट्ट, जिससे लगभग सभी परिचित हैं, दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि और प्रमुख विद्वान था, जिसे क्या क्या लिखे थे? हर्ष ने पूर्ण सम्मान, प्रचुर धन और स्नेह दिया। उसने संस्कृत में हर्ष चरित्र कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें एक ग्रंथ का नाम है हर्ष चरित्र जो हमने पढ़ा था, दूसरा कादम्बरी, इसके अलावा चंडी शतक, फिर पार्वती प्रीण्य और मुकुट तड़ितक। ये किसके ग्रंथ है? ये बाणभट्ट के।
बाणभट्ट की रचनाओं के बारे में बताना है तो हर्षचरित्र, कादंबरी, चंडी शतक, पार्वती प्रीण्य और मुकुट तड़ितक, यहाँ तक अपने दूसरे भाग में पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। जो हर्षचरित्र है, हर्षचरित्र जो ग्रंथ लिखा था किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, वह 8 अध्यायों में विभाजित है। यानी अध्यायों को उस समय इस हर्षचरित्र में क्या कहा गया, उच्छ्वास, यानी पोर्शन जो भी है उसको कहते थे उच्छ्वास। प्रथम अध्याय में बाणभट्ट के वंश का उत्पत्ति का वर्णन है। यानी हर्षचरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, 8 अध्यायों में विभाजित है और पहले जो अध्याय है उसमें बाणभट्ट के वंश की उत्पत्ति का वर्णन है। बाणभट्ट के वंश की उत्पत्ति का वर्णन है। 6-7 अध्यायों में राजा के आदर्श, राजवंश, हर्ष के भाई बहन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्ष की दिग्विजय का वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना 620 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। यानी हर्ष चरित्र की बात करते हैं तो पहली बात लेखक है इसके बाणभट्ट। यानी हर्ष के बारे में इसमें लिखा गया है, 8 भागों में विभाजित है, 8 उच्छ्वासों में, ठीक है। और जो प्रथम अध्याय है उसमें बाणभट्ट के वंशों के बारे में वर्णन है। शेष जो 7 अध्याय बच गए उसमें राजा का आदर्श क्या है, राजवंश, हर्ष के भाई बहन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्ष की जो दिग्विजय का अभियान था उसके बारे में वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ की रचना 620 ईस्वी के लगभग मानी गई है। बाणभट्ट के बाद में अगला लेखक आता है मयूर। क्या नाम आता है, मयूर। यह बाणभट्ट का ससुर या बहनोई था। हो सकता है बाणभट्ट का ससुर हो सकता है उसका जीजा हो, स्पष्ट नहीं दिया गया, लेकिन बाणभट्ट का रिश्तेदार जरूर था। तो मयूर कौन था, बाणभट्ट का ससुर कहते हैं कुछ जगह और कुछ जगह कहते हैं उसका बहनोई था। हर्ष के दरबार में आश्रय पाने वाला दूसरा प्रमुख कवि था। हर्ष के दरबार का प्रमुख कवि तो बाणभट्ट था, इसके अलावा दूसरा प्रमुख जो कवि था उसका नाम था मयूर। और कहते हैं कि मयूर का संबंध बाणभट्ट से था। हो सकता है वह उसका ससुर हो और हो सकता है वह उसका बहनोई हो। हर्ष के दरबार में आश्रय पाने वाला दूसरा कवि था। ये कौन कौन सी रचनाएं लिखी मयूर ने, तो उसमें 1 नंबर आता है सूर्य शतक। ये किसकी रचना है, मयूर की रचना कौन कौन सी है, सूर्य शतक, मयूर शतक अपने नाम से, खंड प्रशस्ति, ये ग्रंथ थे। मयूर की रचनाएं कौन कौन सी है बता दीजिए। मयूर के नाम से याद कर लेना है, मयूर शतक, दूसरा सूर्य शतक। मयूर शतक और सूर्य शतक 2 हो गए, तीसरा खंड प्रशस्ति याद कर लेना। मयूर जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उसके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई थी, बाणभट्ट के बाद में कहते हैं कि इसका दूसरा स्थान था। तो सूर्य शतक, मयूर शतक और खंड प्रशस्ति, ठीक है। अगला आता है दंडी। अगला लेखक है दंडी। ये संस्कृत का प्रकांड पंडित था। उसकी प्रमुख रचनाओं में, यानी जो दंडी था उसकी प्रमुख रचनाएं या 10 कुमार चरित्र बहुत प्रसिद्ध हुई थी। काव्यादर्श, दूसरा अवंती सुंदरी। दंडी की रचनाएं कौन कौन सी है, 10 कुमार चरित्र, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी, ये दंडी हो गई, ठीक है। अब आता है हर्ष के समय के अन्य विद्वानों और साहित्यकारों में, यानी 3 तो प्रसिद्ध हो गए थे, बाणभट्ट थे, ठीक है, बाणभट्ट थे, ये क्या हो गया रे भाई, बाणभट्ट थे, मयूर थे, दंडी थे, ये 3 तो प्रसिद्ध हो गए। इसके अलावा अन्य दरबारी कवियों के बारे में बात करें, अन्य साहित्यकारों के बारे में बात करें जो हर्ष के बारे में लिखते हैं या उसकी जीवनी के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त होती है, तो एक नाम आता है जयसेन का, दूसरा सुबंधु, सुबंधु के बाद में मातंग दिवाकर, ईशान, शीलभद्र आदि प्रमुख थे। यानी RS मेंस जैसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, हर्ष के दरबारी जो कवि थे उनका नाम बताना है। तो बाणभट्ट, मयूर, दंडी, ये तो मुख्य हैं। इसके अलावा जयसेन, सुबंधु, मातंग दिवाकर, ईशान, शीलभद्र आदि थे जिन्हें हर्ष का आश्रय प्राप्त था, यानी हर्ष के दरबार में उनको जगह मिली हुई थी। हर्ष के काल में ही भर्तृ ने, यानी हर्ष के समय ही भर्तृ ने क्या लिखा, श्रृंगार शतक, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए याद कर लेना, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नित्य शतक। ये मैं वापिस हाईलाइट कर देता हूँ इसको। क्या लिखा था भर्तृ ने, श्रृंगार शतक,
वैराग्य शतक और नीति शतक। कौन कौन सी रचनाएं हैं जो भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई थी? भर्तृहरि हर्ष के समय या हर्ष के बारे में जो भी रचनाएं लिखी गई थी उसमें श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। इस प्रकार प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्म गुप्त ने भी ब्रह्म सिद्धांत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यानी कई विद्वान हो गए हैं। अपने शुरू किया था बाणभट्ट से, फिर मयूर, फिर दंडी, दंडी के बाद में जयसेन, सुबंधु, मातंग दिवाकर, ईशान, शीलभद्र और भर्तृहरि। भर्तृहरि के बाद में आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की इनके समकालीन थे, गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त। ये भी पूछ सकते हैं ब्रह्मगुप्त कौन थे, तो गणितज्ञ थे और ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। ब्रह्मगुप्त ने क्या लिखा था? ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसके बारे में है ये ब्रह्म सिद्धांत? ब्रह्म सिद्धांत है गणित के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया साहित्य के बारे में। अब आती है हर्षकालीन कला। किस प्रकार की कला थी हर्ष की? हर्ष के समय की कला की विशेषताओं का बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी में किया है। यानी हर्ष की कलाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एक तो याद कर लेना हर्षचरित्र, दूसरी कादंबरी, इनमें तो मिलता ही है। हर्ष के समय गुप्तकालीन साहित्य की विकसित अवस्थाएं, ये जो दे रखा है ना महास्तूप नालंदा, दृष्टिगोचर होती हैं। ये दे रखा है या नालंदा महास्तूप, इस प्रकार की रचना हर्षवर्धन के समय प्रतीत होती है। एक अलग से लिख रखा है सिरपुर रायपुर का लक्ष्मणगढ़ मंदिर, मुंडेश्वरी का अष्टकोणिक मंदिर, ये हर्षकालीन है। ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से मंदिर है, तो मैंने अलग से मेंशन कर रखा है, याद कर लेना। क्या? नंबर 1 सिरपुर जो कि रायपुर का लक्ष्मण मंदिर, दूसरा मुंडेश्वरी का अष्टकोणिक मंदिर। सिरपुर रायपुर का लक्ष्मण मंदिर, मुंडेश्वरी का अष्टकोणिक मंदिर, ये हर्षकालीन है। अगला है स्थापत्य की दृष्टि से हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन के राजमहल का वर्णन किया है। स्थापत्य की दृष्टि से हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने क्या किया है? प्रभाकर वर्धन के राजमहल का वर्णन किया है। मंदिर एवं मूर्ति निर्माण की दृष्टि से सिरपुर जिला रायपुर का लक्ष्मण मंदिर और मुंडेश्वरी का अष्टकोणिक मंदिर हर्ष के समय निर्मित हुए। तो यहाँ मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है, सिरपुर यानी रायपुर का लक्ष्मण मंदिर, मुंडेश्वरी का अष्टकोणिक मंदिर। याद कर लो एक बार रिपीट करके, सिरपुर यानी रायपुर का लक्ष्मण मंदिर और मुंडेश्वरी का अष्टकोणिक मंदिर, ये हर्षकालीन है। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में हर्ष का योगदान रहा। यहाँ पर उसने एक मठ का निर्माण करवाया। वेनसांग ने हर्ष के समय काष्ठ द्वारा निर्मित विश्राम गृहों व विशाल मंडपों का उल्लेख किया है। हर्ष ने कई मठ, विहार, स्तूप, चैत्यों का निर्माण करवाया। यानी अनेक धर्मों में आस्था और उनको शरण देने में काफ़ी प्रसिद्ध था हर्षवर्धन। अब आता है वेनसांग का यात्रा विवरण। जो चीनी यात्री था उसके विवरण के बारे में यहाँ चर्चा करनी है। 629 से 644 ईस्वी वेनसांग का यात्रा विवरण, 629 ईस्वी से 644 ईस्वी। चीनी यात्री वेनसांग की यात्रा का विवरण भी ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक भारत में रहा। वेनसांग भारत में आता है बौद्ध प्रतियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, नालंदा में अध्ययन करते हैं और उस समय उनका टाइम पीरियड था 629 ईस्वी से 644 ईस्वी। इसमें भारत में रहता है। उसने भारत के बारे में अपने यात्रा विवरण सीयूकी में विस्तृत जानकारी दी। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। सीयूकी क्या था? एक प्रसिद्ध ग्रंथ था इनका, जिसमें उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया। यात्रा वृत्तांत कौन सा था? सीयूकी। समाज, धर्म व जीवन के बारे में विस्तृत उल्लेख किया। 600 ईस्वी में विन ल्यू नामक नगर में उनका जन्म हुआ। ये भी पूछ सकते हैं हर्षवर्धन के बारे में, वेनसांग के बारे में। पहली बात, चीनी यात्री भारत कब आया? 629 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। हर्षवर्धन के समय आया बौद्ध प्रतियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से। ठीक है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? 629 में तो भारत आ जाता है, 29 वर्ष की आयु में भारत आते हैं। इसका मतलब 600 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब होता है इनका जन्म? 600 ईस्वी में विन ल्यू नामक नगर। कहाँ जन्म होता है? 600 ईस्वी में विन ल्यू नामक नगर जो चीन में है, वहाँ उनका जन्म हुआ। और 664 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यानी अपने जन्म के 29 वर्ष बाद भारत में आते हैं और भारत से जाने के
20 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी 64 वर्ष की आयु में मृत्यु होती है, ये भी पूछ सकते हैं। तो इनका जीवन काल 600 से लेकर के 664 ईस्वी। 636 ईस्वी में वह हर्ष की राजधानी कन्नौज पहुंचा। 629 में भारत आ गया, लेकिन हर्ष की राजधानी कन्नौज कब पहुंचा? 636 ईस्वी में हर्ष की राजधानी कन्नौज पहुंचा। भारत में आता है 629 में, लेकिन 7 साल बाद में कन्नौज पहुंचता है हर्ष की राजधानी में। वेनसांग की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर बौद्ध साहित्य का अध्ययन और बौद्ध स्थलों का भ्रमण करना था। वेनसांग जब चीन लौटा तो 657 बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियां, यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, हाथ से लिखी गई प्रतियां थी, ये महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष अपने साथ ले गया था। वेनसांग जब चीन लौटा था उस समय क्या किया इन्होंने? 644 ईस्वी में जब चीन लौटा तो इन्होंने 657 बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियां और महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष अपने साथ ले गया। वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में हमारे देश के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अब आता है अगला पक्ष, राजनीतिक। अगला पक्ष कौन सा आता है? राजनीतिक स्थिति कैसी थी उस समय? वेनसांग ने यहाँ के सम्राट हर्षवर्धन को वैश्य जाति का बताते हुए लिखा है कि हर्ष एक प्रजाप्रेमी और कर्तव्यपरायण है। यानी हर्ष के द्वारा किस जाति का बताया गया? बणिक, बणिया, यानी वैश्य जाति का बताया गया है हर्षवर्धन के द्वारा। किसको? वेनसांग के द्वारा हर्षवर्धन को। और लिखा है कि वह प्रजा का प्रेमी था, कर्तव्यपरायण था, उसके पास विशाल सेना है, ये लिखता है, जिसमें 1 लाख घुड़सवार। ये वर्णन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये वर्णन किया जा रहा है वेनसांग के द्वारा। 1 लाख घुड़सवार, 60,000 हाथी। 1 लाख तो घुड़सवार बता रहा है, 60,000 हाथी बता रहा है वेनसांग। उसकी दिनचर्या अत्यंत व्यस्त है। वेनसांग के उल्लेख से हमें जानकारी मिलती है कि हर्ष अपनी दिनचर्या के प्रथम भाग में प्रशासनिक कार्य, यानी जो भी उनका टाइम टेबल था, जो शेड्यूल था, उसमें प्रथम भाग में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य थे वो करता था, दूसरे भाग में धार्मिक कार्य, तीसरे भाग में लोक कल्याण के कार्य करता था। यानी कि उनका जीवन क्या विभाजित था, उनकी दिनचर्या विभाजित थी। जो पहला काम था वो प्रशासनिक, दूसरा था धार्मिक और तीसरा लोक कल्याण। ठीक है। वेनसांग हमारे देश की समृद्धि में भी अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने देश की समृद्धि व स्थिति का वर्णन किया है। प्रजा सुखी व संतुष्ट थी, राज्य की आय भी अच्छी थी, भूमिकर और व्यापार आय के प्रमुख स्रोत थे। ये कौन कह रहा है? ये अंडरलाइन की हुई है, बहुत ध्यान रख लेना। आय का प्रमुख सोर्स क्या था हर्षवर्धन के समय वेनसांग के अनुसार? एक तो भूमिकर और दूसरा व्यापार के द्वारा जो आमदनी होती थी। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा था। देश में शांति व्यवस्था और सुरक्षा के उचित प्रबंध थे। अपराध विरोध के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। सड़कें चौड़ी थी, राजमार्ग भी बनाए गए थे। यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए गए थे। यानी इस प्रकार से वर्णन कर रहा है जिस प्रकार तात्कालिक परिस्थिति थी। प्रांतीय और ग्राम शासन में स्थानीय प्रतिनिधि की भूमिका भी उल्लेख किया गया है। शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं जिनका यहाँ मेंशन कर रखा है। शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? देखो, एक बता रखा नालंदा, दूसरा उज्जैनी, तीसरा काशी और चौथा वल्लभी। याद कर लो एक बारी, शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा, उज्जैनी, काशी और वल्लभी, ये मुख्य केंद्र है। अब आता है सामाजिक स्थिति कैसी थी। वहाँ का सामाजिक स्थिति कैसी थी हर्षवर्धन के समय? वेनसांग ने 4 प्रमुख जातियों और अनेक मिश्रित जातियों का उल्लेख किया है। जाति प्रथा में इस समय कठोरता आने लगी थी। जाति प्रथा समाज का प्रमुख आधार थी। यहाँ के लोग ईमानदार, सादगी प्रिय थे। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सम्मानजनक था, यानी वर्ण व्यवस्था कायम थी। सीधी सीधी बात ये कह रहा है, ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जातिगत व्यवस्था अपने चरम पे थी। वे वेदों का अध्ययन करते थे, उन्हें शास्त्रों और यज्ञ पूजा का भी ज्ञान था। दूसरा वर्ग क्या था? क्षत्रिय। इसका मतलब समाज में जो विभाजन था उसमें पहला नाम आता है ब्राह्मण का, दूसरा नाम आता है क्षत्रिय का। दूसरा नाम किसका है? क्षत्रिय। यह शासक वर्ग था, यानी जो क्षत्रिय थे वही शासक थे, जो साहसी और वीर था। इस वर्ग के लोग
शांति काल में राजमहल के निकट रहते थे और युद्ध काल में राजा की रक्षा करते हुए चलते थे। वैश्य वर्ग यानी वही विभाजन जो कि वर्ण व्यवस्था में है, उसके बारे में बताया गया है। वैश्य वर्ग का मुख्य कार्य व्यापार था और यह समाज का समृद्ध वर्ग था। इस वर्ग के लोग कृषि कार्य और परिश्रमों द्वारा आजीविका चलाते थे। पांचवा मिश्रित वर्ग मिश्रित जातियों का वर्ग था, जिसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता था। जाति प्रथा की कठोरता के कारण छुआछूत का भी प्रचलन हो गया था, मतलब छुआछूत विकसित था हर्ष के समय। सामान्यतः भोजन और पेय शाकाहारी और सादा था। प्याज लहसुन का भी बहुत कम प्रयोग किया जाता था। कभी कभी भेड़, हिरण, मछली के मांस का प्रयोग किया जाता था। क्षत्रिय अंगूर व गन्ने की मदिरा का सेवन करते थे, यानी नशा की प्रवृत्ति थी, नशेड़ी थे एक तरह से क्षत्रिय। उसमें क्या थे, नशे की प्रवृत्ति उसमें थी। क्या करते थे, मदिरा का सेवन करते थे। वैश्य तेज मीठा लेते थे। ब्राह्मण मदिरा सेवन नहीं करते थे। वेनसांग ने लिखा है कि लहसुन, प्याज व मांस का सेवन करने वाले लोग नगर के बाहरी भाग में रहते थे। वेनसांग ने क्या लिखा है, लहसुन, प्याज व मांस का सेवन करने वाले लोग नगर के बाहरी भाग में रहते थे। साधारणतया यहाँ के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। स्त्रियाँ, यह इनके पहनाव के बारे में बताया गया है। यहाँ क्या है, साधारणतया लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। स्त्रियाँ रंगीन व कलापूर्ण वस्त्र धारण करती थी। बहुमूल्य और अन्य आभूषणों का प्रचलन था। प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। प्रदा प्रथा का प्रचलन क्या हर्षवर्धन के समय था? उत्तर आएगा नहीं था। और अंतर्जातीय विवाह कम होते थे, यानी जाति व्यवस्था की कठोर नियम होने के कारण अंतर्जातीय विवाह नहीं थे। शिक्षा के प्रति रुचि थी। शिक्षा विभिन्न आचार्यों द्वारा धर्म केंद्रों पर दी जाती थी। शिक्षक आदरणीय थे। नालंदा, काशी, वल्लभी, उज्जैनी उस समय के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। अपने पढ़ चुके हैं। प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा, काशी, वल्लभी, उज्जैनी। ये जो हेमसांग का एक चित्र दे रखा है उसमें की कल्पना के आधार पर, ठीक है। वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में हमारे देशवासियों की मुक्त कंठा से प्रशंसा की है। उसने लिखा है कि भारतवासी चरित्रवान और निष्ठावान हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, पाप पुण्य का सदैव ध्यान रखते हैं और उनका व्यवहार मधुर और नम्र है। देश में अपराध और अपराधियों की संख्या बहुत ही कम है। एक और चीनी यात्री जिसका यहाँ टाइम पीरियड लिखा हुआ है, इत सिंह का 672 से 688, ये भी एक चीनी यात्री है। क्या टाइम पीरियड है? 672 से 688 ईस्वी का, ठीक है। अब आती है धार्मिक स्थिति कैसी थी हर्षवर्धन के समय। धार्मिक स्थिति कैसी थी वो अपने देख लेते हैं। धार्मिक स्थिति, वेनसांग ने भारत में अनेक समुदायों का उल्लेख किया है। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धर्म मुख्य रूप से प्रचलन में था। यानी हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण तो थे ही, जैन, बौद्ध धर्मों का प्रचलन भी था। वेनसांग ने लिखा है कि कुछ मोरपंख धारण करते, कुछ मुंडमाल द्वारा अपने को अलंकृत करते हैं। इसका मतलब अलग अलग धर्म को मानने वाले थे। कुछ लोग तो मोर के पंखों को धारण करते थे और कुछ मुंडमाला धारण करते थे। कुछ वस्त्र विहीन रहते हैं तो कुछ घास फूस से अपने शरीर को ढकते हैं। कुछ वस्त्र विहीन, जिस प्रकार जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो हो गए थे। जो दिगंबर थे वो वस्त्र विहीन थे। इसका मतलब जैन धर्म के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कुछ बालों को उखाड़ते हैं, कुछ मूंछों को मुंडवाते हैं, कुछ सिर में बालों की जटा बनाते हैं तो कुछ सिर पर वृत्ताकार चोटी रखते हैं। वेनसांग ये वर्णन कर रहा है कि इस प्रकार अनेक लोगों की मान्यताएं थी। इस उल्लेख में हिंदू धर्म के सभी मत आ जाते हैं। शैव मत का अधिक प्रभाव था। थानेश्वर के सभी घरों में शिव की पूजा होती थी। याद कर लेना, थानेश्वर एक प्रसिद्ध स्थल था। कौन सा? थानेश्वर। वहाँ शिव की पूजा होती थी प्रत्येक घर में। वेनसांग ने वाराणसी में 100 फुट ऊंची शिव की मूर्ति देखने का उल्लेख किया है। वेनसांग कहता है कि वाराणसी में 100 फुट से भी ऊंची शिव की मूर्ति मैंने देखी है। इसके अलावा सूर्य, विष्णु और शिव शक्ति पूजा का भी उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? सूर्य का, विष्णु का, शक्ति का पूजा का उल्लेख मिलता है। शक्ति की देवी को चंडिका या दुर्गा कहा जाता था। तो शक्ति मानी जाती, शक्ति की देवी थी, उसको चंडी या दुर्गा का रूप माना गया। वेनसांग ने बौद्ध धर्म के संबंध में लिखा है कि इसमें बौद्ध धर्म की अवनति होने लगी थी, यानी
बौद्ध धर्म पतन की ओर जा रहा था। बौद्ध धर्म क्या इस समय पतन की ओर जा रहा था। ये कौन कह रहा है? वेनसांग कह रहा है। ठीक है। उसने कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु के बौद्ध विहारों की खराब स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कुशीनगर का, वैशाली का, देखो एक तो कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु में बौद्ध विहारों की स्थिति खराब होने का वर्णन किया। इसका मतलब बौद्ध धर्म अपने निम्न स्तर की ओर अग्रसर था। कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कपिलवस्तु के बौद्ध विहार। बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभाजित था। यानी जो बौद्ध धर्म पहले केवल एक ही व्यवस्था थी, वो बाद में आगे चल करके 18 विभागों में विभक्त हो गई थी। बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभाजित था, जिसमें हीनयान और महायान प्रमुख थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा अधिक विकसित थी। बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। इसका मतलब महायान शाखा का अधिक प्रचार हो गया था। उसने कन्नौज के धर्म सम्मेलन तथा प्रयाग महाउत्सव का विस्तृत वर्णन दिया है। यानी ये जानकारी कहाँ से मिलती है? कन्नौज का जो धर्म सम्मेलन था, जो हर्षवर्धन ने करवाया था, प्रयाग का महाउत्सव हुआ था, उसका विवरण भी दिया है। किसने? वेनसांग ने। जैन भिक्षुओं को प्रशंसा करते हुए उसने लिखा है कि वे लोग सदैव साधना और तपस्या में लीन रहते हैं। उसने लिखा है कि दान, पुण्य, तीर्थ यात्राओं को जनता द्वारा विशेष महत्व दिया जाता था। गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलने का उल्लेख किया है। ये तो होगी इनकी धार्मिक स्थिति। अब आता है उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी। वेनसांग ने लिखा है कि भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था और लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा था। सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। याद कर लेना, हर्षवर्धन के समय किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे। सामान्य जन लेने देने के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ये भी एक था। सोने चांदी के सिक्के थे और जो आम जनता थी उसके लिए थे कौड़ी। एज ए करेंसी कौन सा धातु प्रयोग होता था? सोने और चांदी, जो कि बहुत ही कम, लेकिन कौड़ियों का उपयोग आम जनता के लिए किया जाता था। उद्योग, व्यापार और वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में थी, मतलब श्रेष्ठ श्रेणी के थे। श्रेणी व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। व्यापारियों को राज्य की ओर से कई सुविधाएं दी जाती थी। वेनसांग ने पाटलिपुत्र से बड़ौज तक के व्यापारिक मार्ग का उल्लेख किया है। वेनसांग ने एक ऐसे व्यापारिक मार्ग का भी उल्लेख किया है जो कि उसमें प्रसिद्ध था। तो कौन सा मार्ग प्रसिद्ध था उस समय? अपने चर्चा कर लेते हैं। वो प्रसिद्ध मार्ग था पाटलिपुत्र से बड़ौज। पाटलिपुत्र से बड़ौज का जो मार्ग था वो प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग था। ये वर्णन कौन कर रहा है? वेनसांग। कपिसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मंडी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मंडी कौन सी थी? कपिसा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह विदेश व्यापार का प्रमुख माध्यम था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह विदेश व्यापार का प्रमुख माध्यम था। देखो, पाटलिपुत्र से बड़ौज का जो मुख्य व्यापारिक मार्ग था उसका वर्णन कर रहा है वेनसांग। इसके अलावा कपिसा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार बता रहा है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह को विदेश व्यापार का प्रमुख माध्यम बता रहा है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी कह सकते हैं कि वेनसांग के द्वारा जो व्यापारिक मार्ग और व्यापारिक मंडियों का उल्लेख किया उनके बारे में बताइए। तो एक तो ये है, उन्होंने जो मार्ग बताया था व्यापारिक मार्ग, वो है पाटलिपुत्र से बड़ौज। दूसरा मंडी बताई थी वो कपिसा को। और एक बंदरगाह के बारे में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख माध्यम था, तो वो था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है। भारत से निर्यात करने वाली वस्तुओं में वेनसांग ने जड़ी बूटियों, गरम मसालों, चंदन की लकड़ी, कपड़ों आदि का उल्लेख किया है। यानी ये चीज़ें भारत से एक्सपोर्ट की जाती थी। अरबी और फारसी घोड़े, इथोपिया से हाथी दांत, तुर्किस्तान व बल्क से धूप व हींग का आयात किया जाता था। ये चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी। बेचे तो जाते थे, यानी जो सप्लाई किए जाते थे भारत से बाहर, वो तो जड़ी बूटियाँ थी यहाँ की, गर्म मसाले थे, चंदन की लकड़ी थी और कपड़े थे। और ख़रीदे क्या जाते थे? अरबी और फारसी घोड़े खरीदे जाते थे। इथोपिया से हाथी दांत, तुर्किस्तान और बल्क से धूप और हींग का आयात किया जाता था। उत्तर भारत के प्रमुख नगर के रूप में पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया था। अब क्या है, पाटलिपुत्र का स्थान धीरे धीरे परिवर्तित होकर के कन्नौज की तरफ रिप्लेस हो रहा था। ठीक है। इत्सिंग का भारत वर्णन। अब उसी समय एक चीनी यात्री और रहता है, इत्सिंग। वेनसांग के बाद
इत्सिंग ने भी बौद्ध धर्म के गहन अध्ययन के लिए 672 से 688 ईस्वी तक भारत में भ्रमण किया। वेनसांग तो चला गया था, एक्सपायर भी हो गया था। उसके बाद में वहाँ इत्सिंग नाम का और एक चीनी यात्री आता है, जिसका टाइम पीरियड रहता है, क्या रहता है इत्सिंग का, 672 से लेकर के 688 ईस्वी। उसने भारत की तत्कालिक स्थिति का सचित्र चित्रण किया है। इत्सिंग ने अपनी यात्रा का वर्णन काओ सेंग चुआन नामक ग्रंथ में किया। ये भी पूछ सकते हैं इत्सिंग के ग्रंथ का नाम क्या है। इत्सिंग के ग्रंथ का नाम है काओ सेंग चुआन। तो वेनसांग का शियुकी, वेनसांग का क्या था, शियुकी। इत्सिंग का काओ सेंग चुआन। एक बार रिपीट कर लेते हैं। इत्सिंग आता है वेनसांग के बाद में, टाइम पीरियड रहता है 672 से 688। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है काओ सेंग चुआन। रिपीट करो, काओ सेंग चुआन। उसने वृद्धतर भारत का उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि भारत वृद्धतर भारत के लोगों को 4 निकायों का ज्ञान था। ठीक है। इत्सिंग बताता है कि भारत को आर्य देश कहा जाता था। इत्सिंग ने क्या डिटेल दी है कि भारत को उस समय आर्यव्रत कहा जाता था, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ चरित्र के लोग लगातार जन्म लेते रहते हैं। भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम था आर्य देश या श्रेष्ठ देश। इत्सिंग वर्णन कर रहा है कि इसका लिए सर्वश्रेष्ठ जो नाम था वो आर्य देश था या श्रेष्ठ देश था। वस्त्र, पवित्र आचरण, स्नान, शुद्धता व व्रत में विश्वास करते थे। पुरोहित लोग खाना खाने से पहले हाथ पैर धो लिया करते थे। झूठे बर्तन में भोजन नहीं परोसते थे। भोजन करने के बाद प्रत्येक भारतीय को अपना मुंह साफ करना पड़ता था। भारतवासी प्याज नहीं खाते थे। इसका मतलब उत्तेजक प्रवृत्ति के नहीं थे। इत्सिंग धार्मिक जीवन का विस्तृत विवरण देते हुए लिखते हैं कि बौद्ध और ब्राह्मण दोनों धर्म प्रचलन में थे। ब्राह्मण धर्म भी प्रचलन में था और बौद्ध भी प्रचलन में था। यानी वेनसांग जो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म के बारे में बताता है, तो वहीं इत्सिंग कहता है कि उसमें बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का प्रचलन था। यानी काफ़ी अधिक समानता प्रदर्शित होती है इसमें। अनेक स्थानों पर बौद्ध संघ व बौद्ध विहार बौद्ध धर्म के केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यही वेनसांग कहते हैं और यही इत्सिंग भी कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर आवासियों की संख्या 3000 से अधिक थी। 3000 से अधिक बच्चे थे, वो अध्ययन करते थे। इसके अधिकार में 200 गांव थे। यानी उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए, उनकी सहायता के लिए दूध, पानी और जो भी सामग्री थी, खाद्य सामग्री, उनके प्रदान करने के लिए हर्ष ने 200 गांव इनकी सेवा में लगा रखे थे। इन गांवों की आय से विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था। यानी 2 गांव क्या थे, गोद लिए हुए थे, एक तरह से कह सकते हैं। इत्सिंग ने भारत में शिक्षक और शिक्षार्थी संबंधों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख किया है। तो गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख कहाँ किया है? इत्सिंग ने किया है अपने जो ग्रंथ है, जिसका नाम अभी अपने पढ़ा था, काओ सेंग चुआन। काओ सेंग चुआन में इत्सिंग ने गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख किया है। शिक्षार्थी आचार्य के पास जाकर उनकी सेवा करते थे, यानी गुरु की सेवा किया करते थे। आचार्य उसे अध्ययन कराता था। आचार्य विद्यार्थी के आचरण पर भी नज़र रखते थे, यानी किस प्रकार का कैरेक्टर है। कैरेक्टर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। एक अंग्रेजी की कहावत है, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो उस समय जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसमें शिष्य गुरु का काफ़ी मान सम्मान करते थे और उनके जो भी निर्देश थे उनका कठोरता से पालन किया करते थे। इसीलिए आचार्य यानी गुरु का भी कर्तव्य बनता था कि वह उनके आचरण की शुद्धता को बनाए रखें और उसमें वृद्धि करें। वेनसांग बताता है कि वैद्य रोगी की आवाज़ और मुंह का परीक्षण करके बीमारी का पता लगाता था। यानी बीमारी का जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता था, जो जांच की जाती थी, डायग्नोस किया जाता था, वो उसकी आवाज़ और दूसरा मुंह, यानी आवाज़ पता करके बता देते थे कि संबंधित व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हैं। दूसरा मुंह को देख करके उसे औषधि बता देते थे। टीका समाप्ति के बाद विद्यार्थी पद्य और गद्य रचना, तर्क, अध्यात्म, विद्या आदि का अध्ययन करते थे। भारत शैक्षणिक दृष्टि से समृद्ध था। ये वर्णन कौन कर रहा है? इत्सिंग कर रहा है, वेनसांग कर रहा है। इत्सिंग ने 25,000 श्लोक वाले भर्तृ शास्त्र का भी उल्लेख किया। इत्सिंग उस समय का एक प्रसिद्ध भर्तृ शास्त्र जो प्रसिद्ध है, जिसमें 25,000 श्लोक थे, का वर्णन करता है।
इस ग्रंथ में व्याकरण के नियम, मानव जीवन के सिद्धांत, परिवारों के उत्थान, किसके बारे में बात कर रहे हैं? भर्तृ शास्त्र में क्या है उल्लेख? व्याकरण के नियम, मानव जीवन के सिद्धांत, परिवारों के उत्थान, पतन का कारण, भारत के तत्कालीन समाज का चित्रण प्रस्तुत करने में इत सिंह का भारत विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमने पढ़ा था हर्षकालीन भारतीय किस प्रकार की व्यवस्था थी। इसमें अनेक यात्री, जिसमें चीनी यात्रियों के खास करके वेनसांग, इत सिंह के बारे में वर्णन पढ़ा है। इसके अलावा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। अब इसमें जो भी मुख्य मुख्य बिंदु हैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हर्षवर्धन सभी धर्मों के प्रति उदार था, जो कि इसकी यात्रा वृत्तांत जो भी उनकी ग्रंथ है और उनके दरबारी कवियों के माध्यम से अपने पता करते हैं। हर्षवर्धन क्या था? सभी धर्मों के प्रति उदार था, क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म सभी में समान उसकी दृष्टि थी, सभी के प्रति समान दया भाव थे। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख विश्व केंद्र बन गया था। ठीक है, हर्ष के कवि अपने पहले बता चुके, बाणभट्ट, मयूर, दंडी, ठीक है, जो मयूर शतक वगैरह लिखे थे। अब आता है नालंदा विश्वविद्यालय के नियम व अनुशासन कठोर थे। नालंदा विश्वविद्यालय के नियम और अनुशासन कठोर थे, अपने पढ़ चुके हैं। अब आता है बाणभट्ट ने हर्षचरित्र व कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई थी, जिसमें प्रमुख हैं हर्षचरित्र और कादंबरी। फिर आता है हर्ष स्वयं एक अच्छा साहित्यिक और विद्वानों का आश्रयदाता था। हर्ष ने भारत के सांस्कृतिक गौरव के प्रति भावना जागृत की थी। हर्षवर्धन को शीलादित्य भी कहा गया। हर्षवर्धन को क्या कहा गया, ये याद कर लेना, शीलादित्य, यानी आदित्य, शीलादित्य का पुत्र, पत्थर से उत्पन्न हुआ शीलादित्य, हर्षवर्धन को कहा गया। हर्षवर्धन की उपाधि कौन सी थी? शीलादित्य की। हर्षवर्धन कालीन भारत की जानकारी के लिए चीनी यात्री वेनसांग आया था 629 से 644 ईस्वी, और इत सिंह आया था 672 से 688 ईस्वी। दोनों हैं, कर्म याद कर लेना। सबसे पहला वेनसांग आते हैं। वेनसांग कब आते हैं? वेनसांग आते हैं 629 से 644। फिर 2 नंबर पे बात कर रहे हैं इत सिंह की 672 से 688, ये भारत में आते हैं। वेनसांग और हर्ष इत सिंह, वेनसांग के समय वेनसांग आते हैं 629 से 644, इत सिंह आते हैं 672 से 688 ईस्वी। हर्ष ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की। हर्ष की उपाधियां थी, रिपीट कर रहे हैं, सारी की सारी नहीं कर रहे, लेकिन जो मुख्य मुख्य है उसको एक बारी। परम भट्टारक, महाराजा धीराज। कन्नौज सम्मेलन के माध्यम से हर्ष ने महायान धर्म को प्रोत्साहित किया, यानी सभी धर्म का सम्मेलन था, लेकिन महायान जो शाखा थी उस पर काफ़ी अधिक ध्यान दिया और उसी का प्रचार प्रसार मुख्य रूप से करना चाहता था। जिस प्रकार एक दृष्टांत जो हमने पहले पढ़ा था उसको एक बार रिपीट कर लेना। उस दृष्टांत में महायान शाखा का काफ़ी समर्थन करते हुए हर्षवर्धन प्रतीत होते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन 9 मंजिला था, जिसे रत्नाकर कहा जाता था। ये याद कर लेना। रत्नाकर का मतलब क्या होता है? बहुमूल्य जो भी खनिज थे उनका खजाना, यानी काफ़ी मंजिला था, जो उसका नाम क्या था? रत्नाकर। रत्नाकर का कौन था? रत्नाकर नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन जो 9 मंजिला था। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कठिन परीक्षा ली जाती थी। हर्ष का साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? उत्तर में हिमालय पर्वत, ठीक है, पूर्व में आसाम, उत्तर में तो हिमालय पर्वत, पूर्व में आसाम, दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। काफ़ी लंबा चौड़ा साम्राज्य था। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी और पूर्व में आसाम तक। कन्नौज की धर्मसभा और प्रयाग महोत्सव हर्षवर्धन के समय की प्रमुख घटनाएं हैं। ठीक है, कन्नौज की धर्मसभा और प्रयाग महोत्सव। ठीक है, अब अपने याद कर लेना है। जो भी क्वेश्चन थे अपने पहले पढ़ चुके हैं यद्यपि इनको, लेकिन इनको फास्टली अगर रिपीट कर दें तो ज़्यादा उचित रहेगा। जैसे हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। कन्नौज के धर्म सम्मेलन में किस धर्म को महान बताने की कोशिश की गई? सीधी बात है, महायान शाखा थी। हर्षवर्धन का
दक्षिण के किस शासक से संघर्ष हुआ था? दक्षिण का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र। आगे चलो, भर्तृहरि के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई थी, ये मैंने अलग से मेंशन कर रहा है। भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक लिखी थी। अब है वेनसांग ने भारतीयों के बारे में क्या कहा है? भारतवासी चरित्रवान और ईमानदार हैं। कहा था, बिल्कुल कहा था। भारत भ्रष्ट और बेईमान है, नहीं कहा। भारत के सभी वर्णों के लोग अत्यधिक मदिरा मांस का सेवन करते हैं, नहीं कहा ऐसा। भारतवासियों का व्यवहार असभ्य है। तो वेनसांग क्या कहते हैं? वेनसांग कहते हैं भारतवासी चरित्रवान और ईमानदार है। ठीक है। प्रारंभ में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी या कन्नौज थी? एक बार देख लेते हैं इसको। 6 नंबर पे क्या दे रखा है? थानेश्वर थी। वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी। हर्ष के समय किस चीनी यात्री ने भारत भ्रमण किया? हर्ष के समय याद कर लेना, वेनसांग, इत्सिंग। हर्ष के समय वेनसांग के बारे में ज़्यादा करना है, क्योंकि बाद में आता है कौन? इत्सिंग। तो ठीक है। अब आगे, हर्ष की बहन का नाम क्या था? राज्यश्री था। हर्ष के समय आसाम का शासक कौन था? ये क्वेश्चन है, उनको अपने मेंस के अकॉर्डिंग लिख लेना है। यद्यपि मैंने इस पीडीएफ के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हुए अपने अध्ययन को ध्यान में रख के और मेंस राइटिंग करते हुए इनका उत्तर अवश्य लिखें। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी किन अभिलेखों से मिलती है? अपने पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार एहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा रचित हैं, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इसका वर्णन है। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या लगभग कितनी थी? फिर बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, पढ़ चुके हैं। ये अर्थचरित्र, कादम्बरी। महायान देव की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? वेनसांग को, क्योंकि जब वो महाधर्म सम्मेलन हुआ था, महायान शाखा का समर्थन किया था हर्षवर्धन ने, और वेनसांग की रक्षा की थी एक तरह से, महायान देव की उपाधि प्रदान करते हुए। कन्नौज की धर्मसभा कितने दिन तक चली? आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसको देख लेना, 18 दिन तक। हर्ष के बहनोई का क्या नाम था? कन्नौज का शासक था ग्रहवर्मन। राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? मालवा के देवगुप्त की हत्या के बारे में, बंगाल के गौड़वंशीय शशांक के बारे में बताया था। हर्ष के समय सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? महाबलाधिकृत। वेनसांग की जीवनी किसने लिखी थी? हिल्ली। वेनसांग की जीवनी लेखक थे हिल्ली। वेनसांग के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सियुकी। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, यानी बाणभट्ट कहते हैं पुष्यभूति थे। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रमुख शासक था? चालुक्य, यानी जो वातापी का चालुक्य थे, वो पुलकेशिन द्वितीय का वंश था। हर्ष को राज्यारोहण के समय किन 2 प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा? पहली समस्या तो अपनी बहन राज्यश्री का पता लगाना था, क्योंकि वो अपने पति की हत्या के पश्चात जंगलों में चली गई थी। दूसरा, बहनोई की हत्या का बदला लेना। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? कन्नौज। यानी पहले क्या कहाँ थी? थानेश्वर। थानेश्वर से फिर कन्नौज कर दी थी हर्षवर्धन ने। इसी प्रकार अन्य जो क्वेश्चन हैं उनके उत्तर अपने स्तर पर लिख लें, बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो अपना जो हर्षवर्धन का जो टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आप सबका सहयोग लगातार वीडियो में अंत तक बना रहा। अगर आप लगातार सहयोग करते हैं तो इस श्रृंखला को काफ़ी विस्तृत कर देते हैं, और जो आरएस का निकट भविष्य में एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए एक श्रृंखला शुरू करते हैं, ताकि आरएस प्री, मेंस और इंटरव्यू जैसी जो भी स्टेप्स हैं उनको तैयार करते जाएं। इसके अलावा आरपीएससी, आरएसएसएमबी, कांस्टेबल जैसी भर्ती परीक्षाएं हैं, उन सभी में भारतीय इतिहास और अन्य जो विषय हैं उनके जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरा एक निवेदन पुनः आपसे रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।